हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट। और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा 3 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर जेई मेंस का। तो बेसिक सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग लेके चलते हैं, और जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है। तो जनरली जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही आए हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो मैं बाद में कवर करवा दूंगा। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा इस वाले वीडियो में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप था आर एक्स आर प्लस एक्स माइनस न्यूक्लियोफाइल आर एन यू। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक आर एक्स है, और आर एक्स क्या होता है, पोलर। जैसे ये पोलर कंपाउंड में कोई सा भी अगर पोलर सोलवेंट डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है किसमें, आर प्लस में और एक्स माइनस में। आर प्लस एक्स माइनस में हमने क्या करा, न्यूक्लियोफाइल डाला, तो जो बन गया ये आर एन यू। ये जो टॉपिक है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है। ठीक है, एसएन रिएक्शन से, अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है, हेलोएल्केन चैप्टर है, उससे रिलेटेड है ये। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, एक तो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 एंड SN2, SN1 एंड SN2। ठीक है। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। SN2 जो रिएक्शन होता है वो 1 स्टेप प्रोसेस होता है, इंटरमीडिएट उसमें नहीं होता, 1 ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है। डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल आता है, आर पे अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है। SN1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे RX क्या हो रहा है, RX पहले टूट रहा है R प्लस में, उसके बाद R प्लस पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो 2 स्टेप प्रोसेस। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, ये पार्ट होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अगर आप पोलर नेचर बढ़ा दे रहे हो सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्वेंट का, इसमें जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, तो क्या होगा कि इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया और करेक्ट। जैसे कि अगर आप किसी भी सिस्टम का पोलर नेचर बढ़ाते हो, मान लो यहाँ पे मैंने लिया RX, और इस बीकर में हमने क्या करा है, RX में क्या करा है, यहां हमने वाटर ऐड कर दिया। अब सॉल्वेंट का काम क्या होता है, सॉल्वेंट का काम होता है कि वो डिसोसिएट करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आप पोलर कंपाउंड ले रहे हो तो पोलर सॉल्वेंट को क्या करेगा, वो डिसॉल्व कर देगा। मींस RX यहाँ पे जो था वो पोलर कंपाउंड है, हमने ले लिया सॉल्वेंट पोलर। तो क्वेश्चन में ऑप्शन जो बोला जा रहा है कि पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो भाई अगर हम लोग इसे डिक्रीज करेंगे इसका पोलर नेचर, तो ये जो डिसोसिएट होगा R प्लस और X माइनस में, ये भी तो डिक्रीज करेगा। इसका जो डिसोसिएट होने का टेंडेंसी है वो R प्लस और X माइनस में, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना मेरा पोलर वाटर रहेगा, जितना मेरा पोलर सॉल्वेंट रहेगा, उतना ही जल्दी ये क्या होगा, R प्लस और X माइनस में डिसोसिएट होगा। और जितना ही जल्दी ये R प्लस में डिसोसिएट होगा, उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल उस पे आके अटैक करेगा। तो ये क्या था, गलत था, है ना, ये ऑप्शन गलत था। पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ये ऑप्शन गलत था। ठीक है, आपको समझना क्या था, SN1 SN2 में से ये SN1 है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, तो जितना जल्दी डिसोसिएट होगा किसी भी सॉल्वेंट से, उतना ही जल्दी रिएक्शन फास्ट होगा। यहां बोल दे रहा है कि भाई सॉल्वेंट का जो है पोलर नेचर ही डिक्रीज कर दो तो रेट बढ़ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज मोर सुटेबल फॉर दिस रिएक्शन। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो इस रिएक्शन के लिए सुटेबल होगा। तो भाई आप सबसे पहले यहां पे देखो, जो ROR है इस रिएक्शन का, वो क्या करता है, डिपेंड करता है KRX पे। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन यहां से आप देख सकते हो
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, के आर एक्स पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल तो सेकेंड स्टेप में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल का इंक्रीज कर दो कॉन्सेंट्रेशन या डिक्रीज कर दो कॉन्सेंट्रेशन, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका रीजन यही है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ओनली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एक्स सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल पे ये डिपेंड भी नहीं करता, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड। या तो आप कम न्यूक्लियोफाइल वाला ले लो या ज्यादा न्यूक्लियोफाइल वाला ले लो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत था। इफ थर्ड बोल रहा है इफ आर इज बल्की देन कार्बोकेटायन बिकम मोर स्टेबल। अगर आर मेरा बल्की रहेगा, ठीक है, तो इसमें से अगर एग्जांपल हम लोग लेना चाहें तो एक बार CH3 CH2 प्लस, है ना, RX के जगह पे हमने क्या ले लिया, एक बार CH3 ले लिया, एक बार और कुछ ले लेते हैं CH3 CH3 CH प्लस, है ना, टूटने पे तो यही बनने वाला है ये कार्बोकेटाइन। तो जितना ज्यादा बल्की ग्रुप हम लोग लेंगे, मतलब R इंक्रीज मींस अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा। एक में मिथाइल है, दूसरे में 2 मिथाइल है, तीसरे में 3 मिथाइल है, तो बोल रहा है बिकम मोर स्टेबल। भाई फिर से जीओसी का पार्ट, जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही मैं बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा स्ट्रांग आप जीओसी कर लोगे, जितने अच्छे तरीके से सारे रिएक्शन आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, है ना, बल्कि कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बिकम्स मोर स्टेबल। तो सही बात है भाई, अल्काइल ग्रुप बढ़ने पे प्लस आई इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 1 न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहाँ पे 2 न्यूट्रलाइज करेगा, 3 अल्काइल लगा देंगे तो 3 न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। रेसेमाइजेशन क्या होता है, देखिए अगर आप R और S पढ़े हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े हो, स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े, तो आपको समझ में ये चीज आएगा। लेकिन अगर जिनको नहीं भी समझ में आया तो ध्यान से समझना, होता क्या है इसमें, जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन किस टाइप का कंपाउंड होता है, कार्बोकेटाइन जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। मतलब RX जो था, स्टार्टिंग में समझना बात को, RX जो था वो टूटा और क्या बन गया, R प्लस X माइनस। R प्लस हमारा इंटरमीडिएट है, इसी पे आके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मान लो ये C है और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, CH3 प्लस का मतलब क्या है, इस पे 6 कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, एक ये जो ऑर्बिटल है ये खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा भाई, इसके पास क्या चांसेस है कि ये या तो ऊपर से अटैक कर सकता है या तो नीचे से अटैक कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऊपर से अटैक करेगा तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड मिलेगा, नीचे से अटैक करेगा तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड मिलेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R और S मिलेगा। अगर आप उसका नेमिंग करोगे, RS कॉन्फ़िगरेशन करोगे, नेमिंग करोगे, तो आपको वो चीजें समझ में आएगा। और नहीं तो मैं आइसोमर्स जब टॉपिक स्टार्ट करने वाला कुछ दिनों में, तो उसमें मैं डिटेल से समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल के कारण प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस टाइप वाले स्ट्रक्चर बने। मान लो इसे हमने R बोल दिया, नीचे से अटैक कर रहा उसे हमने S बोल दिया, तो R बनने का जो प्रोबेबिलिटी है 50% है, S बनने का जो प्रोबेबिलिटी है 50% है, और 50% R 50% S के मिक्सचर को ही हम लोग रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस रीजन से क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है दोनों साइड से, तो RS दोनों बनेगा 50-50, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो ये सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए क्या था, सही था, ठीक है। तो सेकंड का अल्काइल हैलाइड चैप्टर से और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा से जब भी आप पढ़ोगे, जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं वो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देन फ्रेंड, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ से है, और इसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। और मैंने आपको पहले भी, जब मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कोई सा भी सिस्टम कितना ज्यादा एसिडिक होता है, उसके लिए आप क्या करोगे, H+ हटाओगे और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कर लोगे।
इससे रिलेटेड मैंने एक स्टोरी भी आपको बताया था कि कोई भी दो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से एक को हटा दो, तो वो दोनों अगर अपने लाइफ में स्टेबल हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों अलग होना चाह रहे होंगे। इसमें भी वही स्टोरी है कि भाई H प्लस हटाओ और इसका जो काउंटर पार्ट है अगर अपने लाइफ में स्टेबल है, इसका मतलब वो H प्लस को इजिली निकलने के लिए दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंपल जो हम लोग ट्रिक करते थे, क्या करेंगे, यहां से H प्लस हटाएंगे तो एक H बचेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस। इसी तरीके से इस वाले सिस्टम में से भी H को हटाएंगे तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस। सिंपल रूल ही यही है कि आपको करना क्या है, H प्लस हटाना है और कॉन्जुगेट बेस बनाना है। यहां भी हमने क्या करा, नेगेटिव करा और ये H प्लस हट गया। अब जो काउंटर पार्ट है उसका आप स्टेबिलिटी चेक कर लो। काउंटर पार्ट का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सब चीजें देख लेंगे। तो कॉमन पार्ट सब में क्या है, कॉमन पार्ट कार्बन, इसमें भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन और यहां पे भी कार्बन। यहां से अगर स्टार्ट करें तो देखिए यहाँ पे रेजोनेंस के कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा वो इसी सिस्टम में हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा ये इसी सिस्टम में हो रहा होगा। ठीक है, यहां से ये क्या लगा रहा होगा, यहां से ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। चलो ठीक है, ये चाह रहा था कि भाई मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन को निकाले, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, लेकिन किसके थ्रू निकाल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू निकाल रहा है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं निकाल पा रहा है जितना रेजोनेंस निकालता है। तो यहाँ पे ये चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं ये कार्बन आपका sp कार्बन है, और इसके थ्रू अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा प्लस आई के थ्रू, प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। वो चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन मेरे से कोई ले, लेकिन आप वहां पे क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो अनस्टेबल होगा। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, यहां नेगेटिव सिंगल डबल, ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका रेजोनेंस में जा सकता है। मतलब यहां से कार्बन इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, उसी तरीके से ये वाला यहां पे जाएगा, है ना, ये डबल सिंगल पॉजिटिव। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक बड़े से एरिया में होगा। तो जो ये साइनाइड ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल होने में हेल्प कर रहा है, किसके थ्रू, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ये साइनाइड sp कार्बन और नाइट्रोजन हेल्प करेगा, तो क्या होगा, माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है, और माइनस आर के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे क्या करेगा, माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, यहां पे माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा ये CH माइनस CN वाला ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब इसका जो हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं आपको, या मेरे वीडियो में भी देख लीजिए आप, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको सारा ट्रिक मिल जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। देन फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन हमारा सिंपल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एसिड रेन, सेकेंड ऑप्शन इज ओजोन डिप्लेशन, थर्ड इज यूट्रोफिकेशन एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। ठीक है, आपको पता है कि जब थर्मल पावर प्लांट में जो होता है वो गैस जो निकलता है, इमिट होता है, वो क्या होता है, कार्बन होता है, और उसके साथ में सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस बाहर आते हैं। ठीक है, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आके जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है।
ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, H प्लस प्रेजेंट है मतलब एसिड जैसा ही काम करेगा ये। ठीक है, सल्फर की अगर बात करें तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और फिर वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा, H2SO3 बना देगा। ठीक है, H2SO3 बना देगा, है ना। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद अगर NO2 की बात करें हम लोग तो क्या बना देगा, NO2 प्लस वाटर क्या बना देगा, HNO3, है ना, HNO3 बना देगा। और ये क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। तो ये जो भी इमिट होते हैं, है ना, ऑक्साइड्स, तो जब वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये एसिड का फॉर्म करते हैं। ठीक है, और यही एसिड का फॉर्म जब नीचे आता है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई ये क्या है, एसिड रेन है। ठीक है, अब ये कोई सा भी बेसिक चीजें हैं जो भी, है ना, उससे अगर हम लोग बात करें, रिएक्ट करें तो क्या होगा, न्यूट्रल बनाएंगे, मीन्स उनका रिएक्शन के साथ उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये एसिड रेन जो है वो उसका रीजन क्या है, ये सब जितने भी कार्बोनिक है, सल्फ्यूरस है, नाइट्रिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब चीजें एसिड रेन का रीजन है। ओजोन डिप्लेशन तो होगा नहीं, आपको भी पता है। यूट्रोफिकेशन, जो भी अगर हम लोग बोले वाटर बॉडीज में, वहां पे प्लांट ऐसे आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पे जो भी फिश है और अदर वाटर रहने वाले जो भी हैं वो क्या होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो ये सब रीजन तो है नहीं, आप डायरेक्टली आप क्या समझो कि थर्मल पावर प्लांट क्या हो रहा है, वहां पे इमिशन ऑफ ऐसे गैसेस सिस्टम हो रहा है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एसिडिक चीजें बना रही है। और वही जब रेन हो रहा है तो वो रेन के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिड रेन है। सिंपल 9th-10th का क्वेश्चन है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे और बहुत लोगों ने इसे सही भी किया होगा, है ना, अगर नहीं भी पढ़ के गए तो भी। देन फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एल्डिहाइड चैप्टर और कीटोन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो ये आपको फर्स्ट, जैसे आप अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझते हो, SN1 SN2 समझते हो, उसी तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर का जो फर्स्ट रिएक्शन अगर आप बोलो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसी में से आपको पूछा गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, बेंजीन CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड फिनाइल C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। वहां पे होता क्या है, ये जो रिएक्शन है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, एल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है। मीन C डबल बॉन्ड O जिसमें ग्रुप है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बोनिल। तो वहां पे क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे तो क्यों ऐड हो रहा है ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोनिल सिस्टम में, वो भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन और डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे देखिए कि पोलरिटी जनरेट हो रहा है। उसका रीजन क्या है, O पे पार्शियल नेगेटिव एंड C पे पार्शियल पॉजिटिव, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, इसीलिए ये जाके न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है। समझिए, अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लवर है, न्यूक्लियस को लाइक करने वाला है, पॉजिटिव चीजों को लाइक करने वाला है। तो भाई अगर मान लो इस सिस्टम में जितना ज्यादा पॉजिटिव आप बढ़ा दोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव आप बढ़ा दोगे उतना ही जल्दी रिएक्शन होगा, उतना ही एक फैक्टर ये हो गया। मतलब अगर यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे CH3 लगा दो, एक टाइम दोनों में H लगा दो और H लगा दो, मतलब एक बार एल्डिहाइड ले लो, एक बार कीटोन ले लो। एल्डिहाइड के केस में समझना फ्रेंड, ये H और H कोई सा इफेक्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन CH3 क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। समझ में आ रहा है? फिर से GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट प्लस आई, है ना। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे, क्यों अटैक करेगा, क्योंकि वो लाइक कर रहा है। तो
कब अटैक करेगा? जब वहां का चार्ज ज्यादा हो, चार्ज डेंसिटी बड़ा हो, तभी ना वो उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। मतलब हम लोग बोल सकेंगे कि सर रिएक्शन उतना जल्दी ही फास्ट हुआ है। अब आप देखोगे अगर एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड के केस में क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट कम होगा, क्योंकि एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा रहेगा। यहां और कीटोन के केस में क्या होगा? दोनों तरफ CH3, तो CH3 क्या कर रहा है? दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव था उसे न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जल्दी वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जाएगा। पहला पॉइंट यही है कि प्लस आई क्या करेगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिक्रीज कर देगा। सेकेंड पॉइंट मतलब कीटोन इज लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्डिहाइड। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि वहां पे H है, यहाँ पे CH3 है, CH3 न्यूट्रलाइज कर ले। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई सिस्टम अगर अटैक करना चाहेगा, मान लो इस सिस्टम इस कार्बन पे अगर अटैक करना चाह रहा है कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल आके, तो भाई कब अटैक करेगा? जब यहाँ पे उसको स्पेस मिलेगा, खाली जगह रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भाई क्राउडिंग बढ़ा दो तो वो उतना जल्दी अटैक कर पाएगा क्या? नहीं अटैक कर पाएगा। इसीलिए जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है वो न्यूक्लियोफाइल उतना इफेक्टिवली अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे कीटोन हैं, तीनों कीटोन है। पहला तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो कि तीनों कीटोन है, तो तीनों कीटोन में क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू इस एल्डिहाइड में, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन है। दूसरा फैक्टर कि भाई सब में इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेंगे। सब में क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। यहाँ पे एक तरफ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, साइज छोटा। तो मतलब दो फैक्टर के थ्रू आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक चीजें हैं और जीओसी से ही रिलेट किया मैंने इस चीज को। ठीक है। देन फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आइसोमर्स से रिलेटेड है, ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहला जो है पॉइंट देखिए, स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन है उसे लेना है और उसके बाद उसका हाइड्रोजनेशन करवाना। हाइड्रोजनेशन आपको पता है, एल्कीन का जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हाइड्रोजन और निकल लेते हैं, कोई सा भी मेटल लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, पैलेडियम लेते हैं, तो वो सरफेस प्रोवाइड करता है। वो उसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन समझिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहला पॉइंट ये है स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन लेना है। तो सबसे पहली बात की ऑप्टिकली एक्टिव होता क्या है? भाई ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि जिसके पास एक कायरल सेंटर हो। सिंपल मीनिंग में जा रहे हैं हम लोग। अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ना है तो बहुत डिटेल में जाएंगे इस बारे में, सारा चीज लेके जाएंगे। PPL वगैरह क्या होता है, PPL को रोटेट करवा देता है, राइट रोटेट होता है, लेफ्ट रोटेट, वो सारा चीज डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बस हमें समझना है हमारे लिए जो NCERT का एक लाइन है कि भाई एक कायरल सेंटर होगा, जिसमें कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहली बात कि स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन क्या हो सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन नहीं। ये इथीन जो है वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं है भाई। उसके लिए क्या होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए वो सेंटर एटम, और वो 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल से ग्रुप से अटैच्ड होने चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो नहीं सकता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट जो है हमारे लिए C हाइड्रोजन, इधर CH2 CH3 और यहाँ पे क्या कर देंगे CH डबल बॉन्ड CH2। हमारे लिए भाई अभी तक के लिए तो यही है सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन होगा, ये हमारे लिए यही है। ये CH3 होगा यहाँ पे। तो एक तरफ इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन और ये विनाइल, ठीक है, इथिनाइल ग्रुप लग गया, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जो सेंटर होगा बीच वाला, ये हमारे लिए क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। अब समझिए यहां बोला कि आपको ये लेना है, हमने ले लिया। अब इसके थ्रू क्या करना है आपको? भाई H2 निकल डाल देना है, मतलब उसका हाइड्रोजनेशन करवा देना है। तो हाइड्रोजनेशन करवाने पे क्या होता है, एल्कीन में 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं।
ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे लगा देते हैं। तो यहां आप देखिए CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3, ये हमने लगा दिया, यहाँ पे H2 निकल लगाया तो ये हमें मिल गया। अब उसमें क्या बोल रहा है कि क्लोरीनेशन करवाओ Cl2H, और आपको पता है एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देते हैं जब भी हम लोग Cl2H लेते हैं तो, ठीक है, क्लोरीनेशन में। तो आप समझिए कि कार्बन अगर हम यहाँ पे इस वाले पे हटाएं, इस वाले से हटाएं, तो हमें क्या मिलने वाला है भाई, हमें मिलने वाला, ये टिक कर रहा हूं ताकि आपको पता चले ये वाला कार्बन मैंने हटाया, यहाँ पे क्या मिलने वाला है CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, यहां पे आपको ये चीज मिल रहा है। क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से समझिए कि आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया इससे और Cl लगा दिया, तो इस वाले में क्या होगा, देखिए कि अभी इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर हैं, यहाँ पे एक कायरल सेंटर मिल रहा है आपको। और कोई सा कायरल सेंटर है भाई, अभी तक तो नहीं कायरल सेंटर, मतलब यहां से हाइड्रोजन हटाने पे एक Cl लगाने पे आपको दो कंपाउंड मिलने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड है, RS मिलेंगे इसमें। और जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में चलेंगे, लेकिन अभी मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवा सकता हूँ, टाइम लिमिट है यहाँ पे। लेकिन आप समझिए, जिनको थोड़ा मोड़ा भी आ रहा है वो समझेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो इस कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में देखिए कि ये आपका एक कायरल सेंटर है, मतलब ये कितने कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये हमें दो कंपाउंड मिल जाएगा इस टाइप का, एक R और एक S। दूसरा हम लोग लेते हैं यहां से, दूसरा हम लोग लेते हैं, यहां क्रॉस का साइन दे रहा हूं। मान लो यहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया, तो मैं क्रॉस का साइन दे रहा हूं, मतलब कि वहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा और Cl लगा दूंगा, तो क्या होगा CH3 CH CH2 CH3 CH Cl CH3। तो जब मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया तो ये हमें क्रॉस का साइन में इसलिए दिखा रहा ताकि आपको पता चल जाए कि इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन हटाया और Cl यहां लगाया। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए कितने कायरल सेंटर, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड मिलेंगे। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एक कायरल सेंटर यहां, हाइड्रोजन CH3 ये पूरा ग्रुप और Cl एक कायरल सेंटर यहां। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कंपाउंड इसमें क्या हो जाएंगे, 2 2 4 है ना, मतलब दो कायरल सेंटर हैं, तो इसके लिए 4 कंपाउंड आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, दो कायरल सेंटर हैं तो इसके लिए क्या मिलने वाला है, 4 कंपाउंड। तो 4 कंपाउंड इससे, 2 कंपाउंड इससे, कितने हो गए टोटल, 6 कंपाउंड। अब देखिए भाई, मैं डॉट का दे रहा हूं साइन, यहां से अगर मैं हटाता हूं, यहां से मैं अगर हटाता हूं तो यहां पे मैं आ जाता हूं, इस कंपाउंड में क्या मिलने वाला है, CH3 Cl CH2 CH3 CH2 CH3। देखिए ये दोनों जो हैं ग्रुप, ये सेम हो गए, मतलब कायरल सेंटर इस वाले कंपाउंड में नहीं है, मतलब ये एक ही काउंट होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसानी से करने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। इसके बाद लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, आप अगर थोड़ी सी भी हड़बड़ी वहां पे करोगे तो पूरा नेगेटिव मार्क लगा, 4 नंबर मिलने की जगह पे आपको 5 नंबर कटेंगे आपके वापस, है ना। तो उससे अच्छा है कि भाई थोड़ा शांत दिमाग से ही सोचें और उस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पे अब इस वाले हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस करा, स्क्वायर दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा क्या बनने वाला है, CH2 Cl और इसके बाद CH, यहाँ पे ET डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ET इथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी कायरल सेंटर नहीं है, तो एक ही कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पे, 1 1 2 और 4 6 और 2 8। टोटल जो आपको कंपाउंड मिलने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ जो आपको कंपाउंड मिलने वाले हैं, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स आर फॉर्म्ड, ये पूछा था क्वेश्चन में। तो ये टोटल कितना हो जाता है इसका आंसर,
8 हो जाता। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताना था कि जब भी एक क्लोरीन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसी भी हाइड्रोजन को हटा के तो कितने डिफरेंट कंपाउंड मिल सकते हैं, और वहां पे मेंशन भी कर रखा था इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स, मतलब आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखना था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देन फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी करके गए होंगे वो बहुत ही इजिली ये क्वेश्चन किए होंगे। क्लास 10th में ये चीज हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अन जो होता है वो 1 के लिए यूज किया जाता है, नील 0 के लिए और इनियम 9 के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अन नील इनियम, ठीक है, और 102 अन नील बाइयम हो जाता है ना, और 119 के लिए क्या हो जाता, अन अन इनियम हो जाता। 108 के लिए क्या हो जाता, अन नील ऑक्टियम हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल आपको एक वर्ड याद रखना था, 1 के लिए क्या, 0 के लिए क्या, 9 के लिए क्या, 8 के लिए क्या, 7 के लिए क्या। ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 9 के लिए एनियम होता है। ठीक है, 119 का इसी से लिख लेते हैं, 1 मीन्स अन हो जाता और 9 के लिए एनियम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S इज, ठीक है, वाटर और H2S में आपको कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर 373 है और H2S का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो आप लोग बचपन में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, जब वाटर गर्म होता है, बॉइल करने लगता है जिस टेम्परेचर पे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि क्या बॉइलिंग का पॉइंट का मतलब एक ही चीज होता है जो आप 9th या 10th में पढ़े। बॉइलिंग पॉइंट, हमने एक बीकर में वाटर लिया, अब वाटर के ऊपर जो होंगे ये जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे ये क्या कर रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे। अब जब हमने नीचे से यहां से अगर हमने हीट चालू किया, हीट करना शुरू किया इस वाटर को, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में आएंगे, गैस फॉर्म में, मतलब ये बॉयल होना शुरू करेंगे और गैस फॉर्म में बाहर निकलना चाहेंगे। लेकिन इनका जो मीन्स जो वाटर वेपर बन रहा है उसका प्रेशर बोल सकते हैं, ये वेपर का प्रेशर ऊपर लगाएगा और ये जो एटमॉस्फेयर का जो एयर मॉलिक्यूल है वो प्रेशर नीचे लगा रहे हैं। तो जो वेपर प्रेशर ऊपर और ये आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे। शुरू में कौन जीत रहा होता है, शुरू में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीत रहा होता है। ये ऊपर से जो प्रेशर लगा रहा है तभी तो ये निकल नहीं पा रहा है बाहर की तरफ, है ना। तो शुरू में ये जीत रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है 100 डिग्री सेल्सियस जहां पे ये जो वाटर का वेपर है और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों बराबर हो जाता है। तो अब ये क्या हो सकता है कि भाई ये बाहर निकल सकता है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जहां पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होने लगे। समझ में आ रहा है, तो ये सब चीजें सीखना है। अब 9th-10th में जो हम लोग पढ़ते थे कि जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो सब चीजें आप छोड़ देना है। एक चीज मैं बता रहा हूं कि भाई क्या बॉइलिंग पॉइंट जब भी आपको मिले तो आपको यह समझना है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड कर रहा है सब कुछ। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड कर रहा है कि कितना जल्दी ये बॉयल करेगा या कितना जल्दी बॉयल नहीं करेगा। कहने का मतलब है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना जल्दी ये ओवरकम कर जाएगा और ओवरकम नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये मॉलिक्यूल कितने तगड़े तरीके से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में इसको हटा के इसे वेपर के फॉर्म में ले जाता है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं उसके पावर को। अब हम लोग लेते हैं बात H2O। H2O जो होता है रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड होता है, और जब लिक्विड होता है तो आपको पता होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। इसमें भी समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, इसका बॉन्ड एंगल अलग होता है, इस पे मत जाइएगा, मैं बस समझा रहा हूं कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
एक जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ। इसका कंडीशन ही मैं आपको बता दे रहा हूं, भूलोगे नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देख लोगे कभी भी। उसके लिए क्या करना होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, मतलब जो हाइड्रोजन है वो अटैच होना चाहिए एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी अटैच होना चाहिए एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब बात करें तो इस दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इसी तरीके से और भी हाइड्रोजन आएंगे और भी ऑक्सीजन आएंगे, तो इस तरीके से जो बॉन्ड बन रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ये H2S है और ये जो H2O है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। H2S एक रूम टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में रहता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता, तो वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होगा, मींस लेस देन 300 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो नाइट्रोजन एस्टिमेशन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे क्लास 11th से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल नॉट शो जेल्डाल टेस्ट इन द गिवन रिएक्शन। कौन सा प्रोडक्ट जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा, ये आपको बताना था। और सिंपली अगर आपको जेल्डाल मेथड के बारे में पता है, जेल्डाल टेस्ट के बारे में पता है, तो वो वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं हम लोग। मतलब कोई सा भी सिस्टम, कोई सा भी कंपाउंड जिसके पास नाइट्रोजन है वो जेल्डाल टेस्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे शुरू में ला यूज किया गया है, ला यूज किया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि Cn को किस में कन्वर्ट कर देता है, Cn को कन्वर्ट कर देता है CH2NH2 में, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है कि भाई दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N था, उसमें क्या कर दिया इसने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। तो Cn जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2NH2 में। तो भाई यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या देगा, जेल्डाल टेस्ट देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl की बात करें, इसे स्टीफन रिडक्शन भी बोला जाता है। ये किसी भी साइनाइड को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट देखें तो PHCH2 और ये CH डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, Cn किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोडक्ट में नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, जेल्डाल टेस्ट नहीं देने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करें NH2 की, NaNO2 प्लस HCl, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, आपको पता है। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होगा, यहाँ पे N2 प्लस बनता, Cl माइनस होता, और ये आपका स्टेबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, तो N2 बाहर निकल जाता है सिस्टम से। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन इस वाले प्रोडक्ट में नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड का प्रोडक्ट भी जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे फोर्थ की बात करें, H2 निकल इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएगा, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, PHCH2NH2। मतलब क्या होने वाला है फ्रेंड, इसमें जो भी कंपाउंड के पास नाइट्रोजन है वो जेल्डाल टेस्ट देगा, जिसके पास नाइट्रोजन नहीं है वो जेल्डाल टेस्ट नहीं देने वाला है। तो क्या कौन कौन सा कंपाउंड मिला, मतलब हमें फर्स्ट का प्रोडक्ट देगा जेल्डाल टेस्ट, और फोर्थ का प्रोडक्ट जेल्डाल टेस्ट देगा, थर्ड वाला नहीं देगा, और सेकंड का प्रोडक्ट नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मिक्स करके आपसे पूछ दे गया, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सोल्यूबिलिटी आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, KH का वैल्यू से रिलेट आपको करने के लिए बोला जा रहा है। एक्वारेजिया अगर इनर्ट मेटल में अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं तो कौन सा गैस बाहर निकलता है। ठीक है, और NO का बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, NO प्लस, जो हर साल एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स फॉर्मूला होता है उसका। इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपका ऑप्टिकल आइसोमर से पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लिमिट भी है, और प्लस वो सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है,
कंडक्टेंस वाला दिया गया है सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं एक जब टाइम हमें और कुछ फैसिलिटी मिल जाए, तो टाइम मिले तो हम लोग फिर वो सारे फिर से पेपर में लेके आऊंगा। बाकी बात अभी जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो सीखने वाली चीजें थे, वही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा डिस्कशन।